चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस। पूरे 12th के इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आप लोग को बताऊंगा कितने मार्क्स का है। मैं मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो पुराने एचएससी जो एग्जाम्स है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कितने बार पहले आए, ये सब भी बताऊंगा। ठीक है। इसको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। ए इंट्रोडक्शन, बी डेफिनेशन, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, और कौन सा स्किप कर सकते हो, टाइम कम है तो फास्ट रिवीजन के लिए कुछ जगह पे स्टोरी यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। 3A, डिमांड एनालिसिस। अब इन्होंने ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, लगभग ये एक पेज रखा है। इसके बजाय मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप सिर्फ ये देखो, इंट्रोडक्शन में डिमांड वो क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर चाहता है उस पर्टिकुलर टाइम में, कीमत में। ठीक है। ये 3 लाइन लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डेफिनेशन यहाँ पे 2 लाइन का। और यदि डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड पूछा तो सी। और फिर 1 2 3 4 से शुरू करने का लॉजिक समझ में आया। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे, मेरे लिए यदि आप पूछो तो इस साल का शौक क्या था, जो 2022 में बेटा ये एक क्वेश्चन मेरा अनुभव रहा है कि 8 मार्क का तो आता ही है। लॉ ऑफ डिमांड के बजाय इन लोगों ने वेरिएशन चेंजेस इन डिमांड पूछ दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है। वेरिएशन मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज। ये डायरेक्टली 8 मार्क का पूछ दिया। इसका मतलब यहां पे आपको रिप्लेस हो सकता है बाय द लॉ ऑफ डिमांड जो आगे आना। तो जब आप ये स्टडी शुरू करोगे तो आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग इतना डीप जाने के बजाय जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला वो आप ले लोगे। 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 3 लाइन का डेफिनेशन, और फिर डायरेक्टली तो आपका ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये जो चैप्टर है 12 मार्क का है। और इफ यू चेकआउट, 12 मार्क से बढ़कर कोई चैप्टर नहीं है। डिमांड और इसका अगला चैप्टर इलास्टिसिटी आप जोड़ दो, 12 + 12 24, विच इज 30% ऑफ पेपर। यदि इमरजेंसी आ गया, आपने 12 मार्क के 4 चैप्टर कर लिए तो भी आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 48 हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है। और ये बहुत इजी भी चैप्टर है, क्योंकि आप डिमांड कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखते हो। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये इतना इन लोगों ने लिख के बताया, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये चार्ट देखो, दाम कम हो रहा है, टू ये एग्री? अच्छा, दाम कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, कैसे इसको लिखोगे? डिमांड शेड्यूल shows relationship between price and quantity demanded, number 1. Number 2, when the price is 10, quantity demanded is 1. When the price falls to 2, quantity demanded rises to 5. This shows that when the price falls, quantity rises. ये शेड्यूल देख के आप लिख पाओगे। और इसका ग्राफिकल रूप ये रहा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड में वैसे भी आने वाला है, तो यहाँ पे आपने इसको स्किप कर दिया। और जब लॉ ऑफ डिमांड आप करोगे, उसमें देखो आगे लॉ ऑफ डिमांड जब आएगा तो वैसे भी आने वाला है। तो इंडिविजुअल डिमांड की कोई यहाँ देखो, लॉ ऑफ डिमांड में वापस तो देना ही पड़ेगा इनको। ये देखो, ये प्राइस दिया है और ये चार्ट दिया है। तो वो क्वेश्चन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आप स्किप कर दो, लॉ ऑफ डिमांड में ये करो। और इन लोगों ने पैराग्राफ में दिया है, मैं पैराग्राफ में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में ABCD और 1 2 3 4 लिखोगे तो ज्यादा रिलेवेंस आता है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल में आप पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। फिर इधर बोलो प्राइस 50 है तो क्वांटिटी 1 है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 5 है, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ता है। ऐसे 4 से 5 पॉइंट में लिख दो तो हो गया। और इसी प्रकार से ये दो ग्राफ मत यूज करना, वो एक्सेप्शन का अलग ग्राफ है, ये ग्राफ यूज करना। इसको भी आपको, मैं आपको बोलता हूँ, इन लोगों ने जो मैटर दिया होगा लिखने का, कोई जरूरत नहीं है इतना मैटर जाने की। एक आसान तरीका बोलता हूँ। पहले क्या बोलना? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है। और फिर ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन, O is a point of origin, on the y axis price is given, DD is a demand curve going downwards from the left to the right, point नंबर 4। फिर the relationship between price and quantity demanded is inverse, the slope is negative। 5 6 पॉइंट में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये आपने कर लिया तो आपको इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल था, देखो ये ऊपर जो था ये करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये पार्ट आप स्किप कर दो, लॉ ऑफ डिमांड में तो आ रहा है।
अच्छा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में अभी देखा, ये बस यहाँ पे आपको प्राइस वही रखना है, क्वांटिटी एक ए बी सी सबका अलग अलग कर दो, टोटल कर दो और एक ग्राफ बना दो, दैट्स इट। आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व भी उसी रूप में, सिर्फ यहाँ पे मार्केट में 3 कंज्यूमर एज्यूम किए, तीनों का टोटल। अब आपके मन में आ रहा होगा इंपॉर्टेंट क्या है। आप लॉ ऑफ डिमांड में करोगे, लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ आता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ 2 मार्क का आ सकता है, डिमांड शेड्यूल आता है, डिमांड कर्व आता है, एजम्पशन आता है, एक्सेप्शन आता है। आपने ये कर लिया तो आपका आधा चैप्टर पूरा कंट्रोल में आ जाता है। और पिछले साल उन लोगों ने वेरिएशन मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज पूछा था, मतलब इस साल लॉ ऑफ डिमांड का 100% कुछ ना कुछ आएगा। 12 में से तो 8 मार्क उधर ही पूछ लिया था, मतलब बाकी के लिए सिर्फ 4 मार्क बचे थे डिमांड चैप्टर के लिए। तो इस साल बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो 4 4 मार्क का दूसरा भी आएगा। अच्छा, एक और आइडिया बताता हूँ, ये जो रीजन जस्टिफाइंग, इसको इंपॉर्टेंट बोले, मतलब कारण पूछ रहे क्यों। अब ये क्वेश्चन इफ आप देखोगे, और मेरे को आश्चर्य होता है, ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये इन लोगों ने क्यों नहीं पूछा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, और एक और जोक बताता हूँ, ये नॉर्मली 4 मार्क का आना चाहिए, लेकिन आता है 8 मार्क कभी कभार। सो ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, हम वापस से इसमें आते हैं और देखते हैं इन्होंने जो डिटर्मिनेंट्स, और इन लोगों ने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट्स ऐसा लगता है दिया ही नहीं है। स्टार्टिंग में आपने क्या करना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स, इससे आपका इजी हो जाता है। देखो इधर दिया है इन लोगों ने डिटर्मिनेंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये इन लोगों ने, आप डिटरमिनेंट से पहले शुरू करना बेटा, इजी हो जाएगा। क्यों, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। देखो ये कितना आसान है, प्राइस इनकम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। और इसको लर्न करने का भी टेक्निक बताता हूँ। आप मैकडोनल्ड्स में गए, आपने सेल्समैन को पूछा या सर्वर को बोला कितने का प्राइस है, ठीक है, वो बोलता है हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा, क्वालिटी पे पॉइंट डाल सकते हो। आप क्या बोलते हो, मेरे पास इनकम है। फिर आप बोलते हो 2 मिनट रुको, एक हम लोग 5 जन है, एक जन नहीं आ पा रहा है, सब्सिट्यूट में दूसरा आएगा, पैसा नहीं देगा, पुख्ता है कॉम्प्लीमेंट्री। आ रहा है समझ में। और फिर तुम ऑर्डर देते हो, वो मैकडोनल्ड्स वाले जाते हैं नेचर में, कुदरत में लाने के लिए, फिर बहुत बड़ा साइज का पाव लेकर आते हैं। और फिर तुम खाना खाते हो, जाते समय वेटर बोलते हैं भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं। फिर तुम पार्सल लेते हो, बहुत दिन तक तुम जाते नहीं हो, फिर एक दिन एडवर्टीजमेंट देखते हो 50% ऑफ, जाते हो तो बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन एक पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है देख के, और फिर आप इतना ज्यादा खाते हो, आपका टेस्ट हैबिट और फैशन बदल जाता है। आप ये स्टोरी यूज कर सकते हो मैकडोनल्ड के लिए। और आपको एक और बात बताता हूँ, एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको काम में आएगा। लॉ ऑफ डिमांड में मानते हो एजम्पशन है, एजम्पशन में आप डिटर्मिनेंट्स के ही पॉइंट को नो चेंज करो। देखो इधर, नो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, इधर आया ना इनकम, दिख रहा है आपको ये इनकम, यही इनकम, यहाँ पे नो चेंज है। मतलब आप डिटर्मिनेंट्स के ही 10 पॉइंट को एजम्पशन में, अच्छा लेकिन एक भूलना नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट्स में प्राइस मत भूलना, क्योंकि लो जो डिमांड बनता है प्राइस से, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बनता है प्राइस से, वन छोड़ देना। ये जो 2 3 4 5 6 सब नो चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिक आपका एजम्पशन बन जाता है। लॉजिक समझ में आया। सो नो चेंज ये कर दो तो आपका एजम्पशन, इसके अलग से वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। लॉजिक समझ में आया आपको। तो इस चैप्टर में आपको इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में आ गया। इंडिविजुअल डिमांड कर्व करने की जरूरत नहीं है। मार्केट डिमांड शेड्यूल का सिर्फ कंज्यूमर एबीसी देखना है, टोटल देखना है, बाकी कर्व भी वैसा ही टाइप का है। एक क्वेश्चन मैं जरूर चाहूंगा आप करो, या रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, ये आपको करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ यदि कितने बार पूछा है, यदि आया है तो। देखो लॉ ऑफ डिमांड कितने बार पूछा है, मतलब 8 मार्क का तो ये पूछते ही है, नहीं तो फिर ये लोग डिमांड शेड्यूल पूछेंगे, एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड पूछेंगे, एक्सेप्शन पूछेंगे, लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट या जो दो स्टेटमेंट ऑफ लॉ पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पूछा 4 मार्क का, तो एजम्पशन से पहले आपका खत्म होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ पूछा 4 मार्क का, तो इधर लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन, तो एजम्पशन भी जोड़ देना। और गिफन्स पैराडॉक्स भी 2 से 4 मार्क का आ सकता है, डिमांड शेड्यूल अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसका डिमांड कर स्लोप देखो कितनी बार पूछा है, समझ में आ रहा है। ये इसका मतलब ये चैप्टर में आप
रीजन जस्टिफाइंग स्लोप डिमांड कर जरूर करोगे, और टाइप्स ऑफ डिमांड एक करोगे। ठीक है, कितना आसान है ये भी। कितने टाइप्स दिए? 5 टाइप्स। आप एक दुकान में जाते हो, ठीक है, आप बोलते हो कैडबरी दो, आपका डिमांड डायरेक्ट है। ठीक है, और दूसरा दोस्त आता है, वो इनडायरेक्टली आता है, और दुकानदार कॉम्प्लीमेंट्री में उसके साथ कुछ आपको गिफ्ट देता है, आप लोग दोनों दोस्त कंपोजिट लेते हैं और फिर झगड़ा होता है दोनों का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कुछ भी स्टोरी बना के आप याद रखो, लेकिन रीजंस और टाइप्स ऑफ डिमांड 10 मिनट का काम है। बट एग्जाम में जब रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप आएगा, तो आप ग्राफ जो है ना, जो लॉन्ग डिमांड में दिया हुआ है, ये जरूर ड्रॉ कर लेना। कौन सा? ये ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जरूर ड्रॉ कर लेना। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन जो दिया है ना इन लोगों ने, वेरिएशन, मैंने एक ऐसा बनाया है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसको लर्न भी करना बहुत आसान है। एक्सपांशन प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटता है, इंक्रीज प्राइस वही है बट क्वांटिटी बढ़ रहा है, डिक्रीज प्राइस वही है, क्वांटिटी घट रहा है। यहाँ पे क्लियर पॉइंट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल है, राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है, और फिर एंड में ग्राफ ड्रॉ करना। मतलब ये दो दो मार्क का आ सकता है, बट जोक की बात है कि पहली बार मैंने जितने 20-40 पेपर पुराने देखे होंगे, ये डायरेक्टली 8 मार्क के लिए आ गया। 8 मार्क के लिए आज तक कभी नहीं आया। इसका मतलब इस बार यहां से निकाल के वो लोग यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, इधर इन लोगों ने देखो जॉइंट डिमांड और कॉम्पोनेंट डिमांड बोला, इस बार इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड आने का पूरा चांस है, या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या इंक्रीज डिक्रीज। मतलब डिमांड में से 1-2 मार्क का 100% आएगा। कुछ क्वेश्चन था बेटा? हाँ सर डिमांड एंड सप्लाई लेकिन वो बेटा अगला जो चैप्टर जब सप्लाई रहेगा उसमें आप करोगे। ये डिमांड है, सप्लाई इसके बाद वाला है, तो इस चैप्टर में तो डिस्टिंग्विश नहीं आ सकता। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगले चैप्टर में आप कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और सप्लाई चैप्टर में मैं वो बताऊंगा भी, बाई चांस पूछा तो फिर भी बता दूं। आप डिमांड का क्या बोलोगे? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी जो कंज्यूमर चाहता है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई सेलर की नजरों से, डिमांड कंज्यूमर की नजरों से। डिमांड प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ता है, सप्लाई प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ता है। एक ग्राफ दोनों का ड्रॉ कर लेना। हो गया ना आपके 2 मार्क 3 मार्क। लेकिन वो अगले चैप्टर में, इसलिए आज मैं डिस्कस नहीं। और कुछ क्वेश्चन है? ओके। तो ये जो चैप्टर है, इसमें मैंने कहाँ से शुरू किया कि आपको इंट्रोडक्शन ये जो है, ये अलग से करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला, ये आप जो पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन और मीनिंग, ठीक है। ऊपर और मैं चला जाऊँ थोड़ा, तो आपका स्टार्ट मैंने इससे करवाया, ठीक है। अब एक और बार देखो, डिजायर और डिमांड स्टार्टिंग में था, ये आप ए बी, आप ये बॉक्स में एग्जाम में बताओ कि डिमांड मतलब डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। चार्ट, ग्राफ्स, कर्व्स, शेड्यूल, एग्जाम्पल, ये सब तो है। फिर मैंने आपको क्या बोला, पहला आप क्वेश्चन क्या करोगे? डिटर्मिनेंट से करो। फिर जो बाल भारती में दिया हुआ है, आप ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहां मत करो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मत करो। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड में आता है वो। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का सिर्फ ये शेड्यूल करो, कर तो वैसा ही आप एक बना लो तो भी चलता है। मतलब आपके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर, चारों के चारों लॉ ऑफ डिमांड में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का डिफरेंस बिटवीन जरूर से कर लेना। फिर मैंने आपको क्या बोला, ये रीजंस और टाइप्स ऑफ डिमांड स्टोरी के थ्रू, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड 8 मार्क का नहीं तो 4 मार्क का आएगा। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बताया। आप प्राइस प्राइस आपका S22 अल्ट्रा का भी गिरेगा, S23 लॉन्च करेंगे तो जैसे गिरा, तो उसका वैसे भी अभी अमेजन रिपब्लिक सेल में उसका 90 हो गया था, 1,10,000 कुछ था, अभी 90 में बिक रहा था। ठीक है, अभी तो मुझे पता है वो 80 में क्रेडिट कार्ड सब कर दो, 75-80 में मिलना शुरू हो जाएगा, 80 तक चला जाएगा। फेब्रुअरी आ गया तो S22 अल्ट्रा विल बिकम 80-82। ठीक है। सो अब एक एग्जांपल डाल देना। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पूछा तो डायरेक्टली वन से मत शुरू करना। आप ए मीनिंग ऑफ डिमांड, बी डेफिनेशन ऑफ डिमांड, सी डिटर्मिनेंट्स बोलना। और यही डिटर्मिनेंट मैंने आपको एक और जगह यूज करने बोला है, कहाँ पे? एजम्पशन में नो चेंज करके पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 9 प्राइस मत करना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड दो ही चीज से बनता है, प्राइस का घटना और क्वांटिटी का बढ़ना। तो आप यहां से कर लोगे तो आपका एजम्पशन, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6,
जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड था प्राइस छोड़कर बाकी के पॉइंट्स नो चेंज कर दो तो आपका एजम्पशन बन जाता है। लॉजिक समझ में आया? लॉ ऑफ डिमांड इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए, वरना एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आने का चांस पूरा है। ठीक है। और ये जो इन लोगों ने चेंज इन डिमांड, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज किया, बेटा मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने चारों का एक डिस्टिंग्विश बनाया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये चारों एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, देखो। और इसका मैंने ग्राफ भी बनाया था, ये ग्राफ सिंपल सा है। डिस्टिंग्विश आपको दो चार पॉइंट, आप 4 पॉइंट बनाओ, चौथा ग्राफ रखो, स्टार्टिंग का मीनिंग रखो, बस दो ही तो पॉइंट आपको याद रखना है। और ये आपका चारों का ग्राफ और ये 3 पॉइंट्स, बस इसका आप तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो और ये ग्राफ सब में आ जाएगा आपका काम। मतलब आपको चार अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका शॉर्ट नोट 1 2 3 4 डिस्टिंग्विश फीचर्स कुछ भी पूछा। लेकिन एक चीज गलती मत करना, ये लोग ने वेरिएशन इन डिमांड पूछा। देखो बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वेरिएशन मतलब ही एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और चेंज मतलब ही इंक्रीज डिक्रीज। वेरिएशन पूछे तो बच्चे बोलते हैं तो सिखाया नहीं है भाई, वेरिएशन मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉलेज में नहीं सिखाया, ऐसे मत बोलना। चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज, और ये वेरिएशन और चेंज इन लोगों ने पूछा था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में वेरिएशन और चेंज पूछ लिया था, एक्चुअली इन लोगों ने पूछा था एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। आपको 4 ग्राफ्स ड्रॉ करने थे और ये फुकट के 8 मार्क थे, लेकिन लोग को समझ में नहीं आया वेरिएशन, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वेरिएशन को एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते ही नहीं है, या इंक्रीज डिक्रीज बोल, सबको बोलते हैं, लेकिन चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आ सकता है, नहीं तो अगला जो चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 99.99%। मैं आपको दो में से एक क्वेश्चन बोल रहा हूं जो ये 100% भी पकड़ लो। मार्च 2023 में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, दो में से एक 100% फंसेगा मार्च 2023 के लिए, 8 मार्क के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। लॉ ऑफ डिमांड आगे 12th के बाद बीबीए, बीबीआईबी, एमबीए सब जगह है, और लॉ ऑफ डिमांड सब जगह पूछते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने, उनको पता था बच्चे लोग वही पढ़ाई करेंगे, इसलिए उन लोगों ने शायद जानबूझकर थोड़ा टफ कर दिया। टेक्निकली पेपर टफ था, क्योंकि वेरिएशन मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत लोग को पता नहीं रहता है, इसलिए लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। और एक्सप्लेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू सोच भी नहीं सकते थे कि वो आखिरी के कुछ चैप्टर में से पूछेंगे। और इंडेक्स नंबर, मतलब तीनों सरप्राइजिंग था। क्यों? क्योंकि इतने साल का मेरा अनुभव है, आप पिछले 20 एचएससी पेपर निकाल लो, 8 मार्क का क्वेश्चन में लॉ ऑफ डिमांड, नहीं तो लॉ ऑफ सप्लाई, नहीं तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीन में से एक तो हर पेपर में आपको मिलेगा, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट। तो इस साल नहीं पूछा 2022 में, तो 2023 में जरूर पूछेंगे। यस क्वेश्चन। मैं इसलिए, एक जमाने में, सिंस मैं 20 साल से सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पूछते थे, बट उसका क्वांटम ज्यादा था। अभी क्यों मैं उसको नहीं बोला हूँ, जानबूझकर नहीं बोला, इधर 10 ही मार्क है, और 8 मार्क का नीचे पूछ लिया तो सिर्फ 2 मार्क का गैप मिलता है उनको। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, और लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे पूछ लिया तो उनको सिर्फ 4 मार्क का बच जाता है स्कोप बढ़ाने का। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में 8 मार्क का एक्सपेक्ट नहीं करता, और लास्ट के कुछ पेपर से मैं देख रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लगभग उनके रडार से ही गायब हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो 4 मार्क का टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो पूछते हैं, वो अलग से वीडियो में मैंने बनाया। समझ में आया? इसलिए मैंने जानबूझकर लॉ ऑफ ये नहीं बोला। ऑफ कोर्स नेशनल इनकम का जो मेथड्स है वो भी 8 मार्क का फेवरेट है, ये मैं आपको 5 6 क्वेश्चन अलग से वीडियो में बताऊंगा, उसमें से आपको आ जाएगा। तीन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिए, कौन से? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें और मैं चलो बता देता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, नेशनल इनकम के मेथड्स, ये 5 में से 2 इस बार फर्स्ट पेज है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बच्चों का बैंड बजा दिया था ये पूछ के। एक बात बताओ, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू किसी ने सोचा भी नहीं होगा, टैक्स नॉन टैक्स पूछेंगे, क्योंकि पिछले सिलेबसेस में हिस्ट्री में बहुत कम आता था, तो जो टीचर्स है कॉलेजेस के उन लोगों ने बताया नहीं होगा। इंडेक्स नंबर सबने सम किया होगा, थ्योरी किसी ने नहीं किया होगा, तो बच्चों का यहाँ पे बैंड बजा। ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये चैप्टर में क्या क्या करना है वो तो बता दिया। यहाँ पे एक्सरसाइज, अभी हम देखते हैं 10 मार्क मार्च 2022 में कौन सा पूछा है, तो आपको इजी हो जाएगा। स्टार्ट करूं मैं?
अभी हम देखते हैं पहला, माइक्रो मैक्रो डायरेक्ट डिमांड। कितने मार्क का हुआ बताओ? एक। ये अगला चैप्टर है, सीधी बात है, एक पूछा तो दो नहीं पूछेंगे, 11 चैप्टर है ना। 11 के 10 है भाई। मैं एसपी का, एसपी में 12 है, इसमें 11, 10 है ना। हाँ, एसपी में आई थिंक 11 या 12 है। और 11 स्टैंडर्ड में एसपी के 11 है, इसमें मैं थोड़ा मिक्सअप कर दिया। कितना हुआ? एक हुआ। ये देखो इधर प्राइस बिंग कांस्टेंट कितना हुआ? एक और हुआ, दो। और डिमांड वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स में फेवरेट चैप्टर है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो ऑब्जेक्टिव में दो चार पूछ लिया तो उनको 12 मार्क के लिए स्कोप कम हो जाता है ना, इसलिए उन लोग थोड़ा सा रिलेवेंट कम, दो हो गया। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, ये तो इसका इलास्टिसिटी का दो। फिर तो चांस, यूटिलिटी, असर्शन, इंडेक्स नंबर, मनी मार्केट नहीं, आशा कलेक्टर, रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट, नहीं नहीं, ये तो इलास्टिसिटी का है। ऑफर्ड मतलब ये सेल सप्लाई चैप्टर का है। ये नेशनल इनकम का है। ये इसका है कमर्शियल बैंक का है। ये देखो ये कितना हुआ, दो और दो चार, चार और लास्ट का 8, 12 हो गया। समझ में आया? उनका स्कोप ही कम हो जाता है 8 मार्क का पूछे, इसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं आता है, क्योंकि फिर बाकी चेक भी करने की जरूरत नहीं, डिमांड कहीं पे डालेंगे नहीं। और देखो कहीं भी पूछा नहीं। सो आप कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बोलता हूँ। इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन इधर एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज में से एक आएगा, नहीं तो इंडिविजुअल मार्केट आएगा। इधर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आना चाहिए। और हो सकता है 8 मार्क में लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूछा, तो इधर आप एज्यूम कर लो, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और स्टेट फिटिज्म जो कर्व है ना, जो मैंने आपको बताया था, वो काफी बार पूछते हैं। कौन सा वाला? रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप, वो काफी बार मैंने देखा है पूछते हुए। ये वाला, ये नहीं तो टाइप्स में से एक आध पूछ लेंगे, छोटे छोटे, चार चार, पांच पांच। और वैसे डिमांड चैप्टर तुम गुड्स खरीदते हो एज अ कंज्यूमर, तो सिंस तुम इसमें प्रैक्टिकली डील करते हो, तो ये चैप्टर को स्टडी करना आसान। अगला चैप्टर जो इलास्टिसिटी है, उसके ग्राफ्स आपको टेक्निकली आने चाहिए। लॉजिक समझ में आया? और मैं आपको एक फाइनल चीज बताऊंगा कि जब आप ये करते हो लॉ ऑफ डिमांड का, तो आंसर सपोजिटली ये आया, शेड्यूल आया, ठीक है, ये प्राइस और क्वांटिटी। तो आप इसको डिमांड शेड्यूल जब आप ये शेड्यूल बनाते हो, तो एक्सप्लेनेशन भी करो 4 से 5 पॉइंट में। आप ग्राफ बनाते हो तो एक्सप्लेनेशन करो कि डिमांड कर्व इस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। On the x-axis quantity demanded, on the y-axis price. O is the point of origin. DD is a demand curve going downwards from the left to the right. The relationship between price and quantity demanded is inverse. The slope is negative. ऐसे 5-6 पॉइंट में, और हर एक पॉइंट को नंबर करो। बाल भारती के बुक में इन लोगों ने पैराग्राफ में किया है। पैराग्राफ में बच्चे लोग इतना गंदा लिखते हैं कि टीचर्स रीड करना पसंद नहीं करते। देखो यहाँ पे हर जगह पे इन लोगों ने पैराग्राफ रीड किया, पैराग्राफ बनाया। तुम पैराग्राफ में नहीं लिखना, नंबरिंग में लिखना। क्यों नंबरिंग? भाई हम कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है, हम ऐसे लिखते थे एग्जाम। तो हर जगह नंबरिंग, जहां नंबरिंग ना बेटा। और नंबरिंग में भगवान के लिए मैं कितने बार 11th और 12th को करेक्शन करवाना पड़ता है, भगवान के लिए ऐसे मत लिखना। ये वन, ये टू, साइकोलॉजिकली ये बड़ा नहीं दिखता, ये बड़ा दिखता है साइकोलॉजिकल। भाई सब साइकोलॉजिकल है ना। और कुछ लोग फिर A B C लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग डॉट्स करते हैं, बिल्कुल नहीं, गंदा दिखता है। सिंपल सा 1 2 3 4। मैं ये इको के लिए नहीं बोल रहा हूँ, SP OC ये सब वहां पे यूज करो। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम से पहले, एग्जाम के दरमियान। ये 3A डिमांड एनालिसिस का पूरा वीडियो था। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने जो 12 मार्क बोला है उसका कायदा तोड़ा नहीं है। हमने SPOC में देखा 28 का 29 30 तक चले जाते हैं कोई चैप्टर में, ऐसा भी हो सकता है। इसमें 12 तो 12 ही दिख रहा है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो ये सब का वीडियो बनाया, वो भी 10 उन्होंने क्रॉस नहीं किया। चैप्टर्स ज्यादा है, 10 चैप्टर्स है, तो इसलिए वो लोग को दायरा क्रॉस नहीं कर पाए। फॉरेन ट्रेड 6 मार्क का है, ठीक है। तो इसको आप रिलेवेंस थोड़ा कम दो, 12 12 को पहले दे दो, और फिर 11 और 10 में आओ। लेकिन मैंने जो फर्स्ट चैप्टर का आज वीडियो बनाया, उसमें आपको 5 ही क्वेश्चन शॉर्टकट्स में बताए, ठीक है। यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, 5 क्वेश्चन में आपका 10 मार्क पक्का होता है। इसको आपको थोड़ा टाइम लेके करो। आप जब पढ़ाई करोगे, मेरा एक एडवाइस है, पेन, एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करना। आप रफ में
ये जो यहाँ पे ग्राफ्स है वो जरूर ड्रॉ कर लो। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, टाइम सेवर जो है ये आप एक बार खुद से ड्रॉ करके कॉन्फिडेंस में लो। पूरा चैप्टर भी लिख के मत निकालो यदि जनवरी आ गया महीना, क्योंकि उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं बाकी स्टडी का। आप स्टडी कर लो, यहाँ पे ये ग्राफ्स है, शेड्यूल्स है, ये सब ड्रॉ कर लो। और एक और चीज, यदि लॉ ऑफ डिमांड पूछते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, तो मैं आपको बताऊं क्या करना है आपको। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पूछा उन लोगों ने सिर्फ 4 मार्क्स का, तो आपका डिमांड कर तक ही रहेगा। 1A, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन, शेड्यूल और कर। 8 मार्क का पूछा तो वो लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन, या 8 मार्क का लॉ ऑफ डिमांड विद विद एक्सेप्शन। और रेयरली ऐसा भी मैंने देखा है, लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों, एजम्पशन के 5 पॉइंट, एक्सेप्शन के 5 पॉइंट लिख देना। बट लॉ ऑफ डिमांड जरूर करना, क्योंकि आश्चर्यचकित, आप शॉक हो जाओगे कि पुराने, देखो पुराने एचएससी के पेपर्स आपके सामने प्रूफ है कि ये लोग पूछते कितने बार है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब ये आप डिटर्मिनेंट्स देख लो कितने बार पूछा है, साफ प्रूफ है। ये कम से कम 20 बार, 20 या 30 बार होगा ये। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या कंसेप्ट ऑफ डिमांड, प्राइस इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ये तो आपको करना ही चाहिए। डिटर्मिनेंट्स कितने बार पूछा है, और लॉ ऑफ डिमांड देखो पिछले 40 साल के पेपर में, मुझे लगता है लॉ ऑफ डिमांड देखो ये भी कम से कम 30 बार आया है। आप डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, टाइप्स ऑफ जस्टिफाई, इसमें भी 5 क्वेश्चन कर लो, आपका चैप्टर हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? इंडिविजुअल मार्केट तो कॉमन सेंस है, इंडिविजुअल एक आदमी का है, मार्केट सबको जोड़ दो, सब कंज्यूमर्स को जोड़ दो। और इंडिविजुअल का एक शेड्यूल बनाओ, मार्केट का एक शेड्यूल बनाओ, एक कर बनाओ, एक कर बनाओ, एक मीनिंग लिखो, एंड में एग्जाम्पल लिखो। 4 से 5 पॉइंट का डिस्टिंग्विश लिखना है, तो आपका काम हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने बोला था, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज का, ये आपको चारों आपको ड्रॉ करना है कागज में। जब तक ये, क्योंकि ये आपसे गलती हो गया तो इलास्टिसिटी आपको चैप्टर समझेगा ही नहीं। ये ग्राफ भी पूरा इलास्टिसिटी का चैप्टर, तो ये 4 ग्राफ लिख के ड्रॉ करना। टाइम कम हो तो पेन से ड्रॉ करना, एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना। और जहां पे भी ग्राफ आए 4-5 पॉइंट में उसको एक्सप्लेन जरूर करना, ब्लैंक मत रखना। लॉजिक समझ में आया सबको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से। और अभी आप जो स्टडी कर रहे हो ना, आगे आप बीकॉम, बीबीए कुछ भी कोर्स करो, ये सब एमबीए डिमांड आएगा ही। आप फॉरेन में चले जाओ, ये चैप्टर आपको मिलना ही है, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 3, ये डिमांड एनालिसिस का इंपॉर्टेंस। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा, और सप्लाई जो पूछा था वो उसके बाद वाले चैप्टर में है। 3A 3 भी अपने को लेना है, और फिर 4th चैप्टर का वीडियो में डिमांड सप्लाई, वो भी डिस्टिंग्विश इजी है, कॉमन सेंस। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई कंक्लूड? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक करना वीडियो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।